इसके अलावा और रॉड्स जो होती हैं ये M3AML जो है उसमें ज़्यादातर कॉमन है। M3AML ये फैब क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा फिर कह रहा है कि ये क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में एब्सेंट होंगी, नहीं मिलेंगी हमें और रॉड्स। ये फिगर है जिसमें AML में दिखाया गया है और रॉड्स। एरो का जो हेड है वो हमें ये माइलोब्लास्ट दिखा रहा है, ठीक है। और इस माइलोब्लास्ट में ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे और रॉड्स मौजूद है, जो कि एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हैं उन्हीं की बस फ्यूजन होती है, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया की गुड प्रोग्नोसिस जो है वो हमें मिलती है M3 जो प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया है उसकी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। दूसरी जब 821 ट्रांसलोकेशन हो या फिर 1517 ट्रांसलोकेशन, इनकी भी अच्छी प्रोग्नोसिस है। और तीसरा इन्वर्जन हो जब होती है 16 की, इस वाली म्यूटेशन में भी हमें अच्छी प्रोग्नोसिस मिलती है। पुअर प्रोग्नोसिस वाले अगर पेशेंट 60 ईयर की उम्र से ज़्यादा का है तो उसमें पुअर प्रोग्नोसिस है। और कुछ साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि 5-7 डिलीशन वाले भी पुअर रिजल्ट्स दिखाएंगे और 3q26 एब्रेशन। तो इस तरह के साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में हमें पुअर प्रोग्नोसिस मिलेगी AML में। अब आती है क्लासिफिकेशन, जो हमने बात की कि मैंने कहा फैब क्लासिफिकेशन है AML की, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश इसको कहते हैं। इसमें जो है ये 0 से लेकर 7 तक क्लासेस हैं और उनके कुछ फीचर्स गिवन है। सबसे पहली है M0 जो कि मिनिमली डिफरेंशिएटेड AML होता है, इसमें हमें और रॉड्स नहीं मिलती। M1 जिसमें AML विदाउट डिफरेंशिएशन होगा, वहाँ मिनिमली डिफरेंशिएटेड था, इसमें बिल्कुल भी विदाउट डिफरेंशिएशन है तो इसमें रेयर और रॉड्स होंगी। जबकि M2 जो है AML विथ मैच्योरेशन, यानी वो एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जिसमें मैच्योरेशन है। तो इसका फ़ीचर ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है M2 वाली, 30 to 40% होती है, इसमें और रॉड्स मौजूद भी होंगी। और इसके अलावा इसकी जो ट्रांसलोकेशन है वो है 821 ट्रांसलोकेशन, ये एबनॉर्मलिटी इसमें होगी। अगली जो मैंने कहा कि M3 मोस्ट कॉमन टाइप है जिसमें और रॉड्स प्रेजेंट होती हैं वो है M3। इसको नाम दे दिया गया है एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक, ये आपने याद रखना है। इसकी ट्रांसलोकेशन होती है 1517, यहाँ पे 821 थी, ये 1517 है। और इस तरह के पेशेंट्स में ब्लीडिंग डायस्थेसिस होता है, यानी इनमें डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन प्रेजेंट होगी। अगली क्लास है M4, इसको हम एक्यूट माइलो मोनोसाइटिक कहते हैं ल्यूकीमिया। इसमें अब जो है और रॉड्स अनकॉमन है, नहीं होंगी, ठीक है। और इन्वर्जन 16 हमें मिलती है और हमने पढ़ा कि इन्वर्जन 16 की बेटर प्रोग्नोसिस होती है। अगला है M5 एक्यूट मोनोसाइटिक, इसमें भी और रॉड्स नहीं होंगी, ये हमें गम इन्फिल्ट्रेशन के साथ मिलता है, हमने पैथोमा में भी देखा था। ऑर्गेनोमेगैली और लिम्फेडिनोपैथी भी इसमें मिलेंगे। देन है M6 जो कि है एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया, इसमें बिजार मल्टी न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं M6 में, और माइलोब्लास्ट भी होंगे। लास्ट M7 है जिसको हम एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक कहते हैं, इसमें बोन मेरो में माइलोफाइब्रोसिस हो जाती है और ये जो है इसका इंसिडेंस जो है डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा है, जो कि 3 साल की कम की उम्र के बच्चे हैं उनमें M7 होगी, यानी एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इस तरह से क्लासीफाई कर दिया है फैब क्लासिफिकेशन में AML को। उसके बाद क्लिनिकल पर्ल्स लिखे हुए हैं एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के बारे में, जो कि हमारी M3 टाइप थी, इसको M3AML कहते हैं, ठीक है। और ये डिफाइन हुई है कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि इसमें ट्रांसलोकेशन 821 हो जाती है, सॉरी 1517, 821 वाली हमें M2 में मिलेगी, जबकि M3 में 1517, यानी रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की ट्रांसलोकेशन हुई है, PML RAR अल्फ़ा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। और डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन और ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? सपोर्टिव केयर मेजर्स इसमें क्रूशल होते हैं। आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड ATRA, इसका बहुत अच्छा रिमार्केबल रिस्पॉन्स है, जो कि हमारा विटामिन A का ही डेरिवेटिव होता है। और इसके अलावा आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड ATO, ये भी हम ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। अगला माइलोइड न्यूप्लाज्म है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। टर्म माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम यानी MDS रेफ़र करता है, ये ग्रुप ऑफ क्लोनल स्टेम सेल डिसऑर्डर्स हैं जो कैरेक्टराइज होते हैं बाय मैचुरेशन डिफेक्ट।
यानी इनमें सेल की मैच्योरेशन का डिफेक्ट है और ये एसोसिएटेड होते हैं कि इनमें इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होगी और इसमें हाई रिस्क होता है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू AML, यानी यही जो है अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैच्योरेशन डिफेक्ट हो रहा है तो सेल्स जो हैं वो उनमें इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होगी, तो जो इमेच्योर स्टेज होता है ब्लास्ट वगैरह सेल्स जो होंगे ब्लास्ट टाइप वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि AML हो जाएगा। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि बोन मेरो पार्टली या होली रिप्लेस हो जाता है क्लोनल प्रोजेनी ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के साथ, जो रिटेन करते हैं कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू रेड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी इनमें ये कैपेसिटी तो होगी कि वो डिफरेंशिएट करें रेड सेल्स में, ग्रेन्युलोसाइट्स में और प्लेटलेट्स में, लेकिन उस तरह की होगी इनमें ये कैपेबिलिटी कि दोनों इनइफेक्टिव और डिसऑर्डर्ड तरीके वाली डिफरेंशिएशन होगी, सही से नहीं होगी, डिसऑर्डर्ड और इनइफेक्टिव। तो उसके नतीजे में क्या होगा, मैरो जो है यूजुअली हाइपर सेलुलर हो जाएगा या नॉर्मो सेलुलर, लेकिन जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें हमें एक या ज़्यादा साइटोपिनियाज मिलेंगी, यानी सेल्स का काउंट जो है किसी भी सेल्स का 1 या 2 का कम होगा। तो एबनॉर्मल स्टेम सेल क्लोन जो है बोन मेरो में वो जेनेटिकली अनस्टेबल होता है और प्रोन होता है टू एक्विजिशन ऑफ एडिशनल म्यूटेशंस, यानी उनमें और भी म्यूटेशंस आ सकती हैं उसी एबनॉर्मल स्टेम सेल में, उस क्लोन में जिसमें से ये बन रहे हैं, एंड इवेंचुअली फिर वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है AML में, यानी एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में। मोस्ट जो केसेस होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, लेकिन कुछ कीमोथेरेपी के बाद होते हैं, जब हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स की कीमोथेरेपी हो या आयोनाइजिंग रेडिएशन थेरेपी से पेशेंट एक्सपोज हुआ हो, तो उनमें ये जो है MDS सिंड्रोम हो जाता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। अब पैथोजेनेसिस कैसे है इसकी, इंपॉर्टेंट न्यू इंसाइट्स जो हैं वो आई हैं फ्रॉम डीप सीक्वेंसिंग ऑफ द MDS जिनोम। जब इनकी हमने सीक्वेंसिंग की तो उनमें आइडेंटिफाई हुए नंबर ऑफ रिकरेंटली म्यूटेटेड जीन, जो बार बार मतलब म्यूटेट होते हैं, वो आइडेंटिफाई हुए। अब ये जीन्स जो है वो लंप हुए हैं इनटू 3 मेजर फंक्शनल कैटेगरीज। पहली है एपिजेनेटिक फैक्टर, दूसरा RNA स्प्लाइसिंग फैक्टर और तीसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। एपिजेनेटिक फैक्टर्स में कह रहा है कि फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस देखी जाती हैं जो इन्वॉल्व करती हैं मैनी ऑफ द सेम एपिजेनेटिक फैक्टर्स को जो म्यूटेटेड थे AML में, उन्हीं में हमें फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस मिलेंगी। तो उनमें कौन से आ जाते हैं फैक्टर्स जो कि DNA की मिथाइलेशन को रेगुलेट करते हैं और हिस्टोन मॉडिफिकेशंस करवाते हैं उनमें, ठीक है। तो थस AML में जैसा हो रहा था डिसरेगुलेशन ऑफ एपिजीनोम, तो वही जो है हमें MDS में भी मिलेगा, ठीक है, डिसरेगुलेशन मिलेगी एपिजीनोम की। दूसरा है RNA स्प्लाइसिंग फैक्टर। अब देखिए, अब सबसेट ऑफ ट्यूमर्स जो है उनमें हमें म्यूटेशंस मिलती हैं जो कि RNA स्प्लाइसिंग मशीनरी को इन्वॉल्व करती हैं, जो क्या करती है, जो प्रपोज होती है टू ड्राइव द ट्रांसफॉर्मेशन बाय अल्टरिंग द RNA प्रोसेसिंग, RNA की प्रोसेसिंग को अल्टर कर देगा। अब इनमें जो है कॉमनली जो है ये रिंग सिड्रोब्लास्ट के साथ ये वाली म्यूटेशन एसोसिएटेड होती हैं, जो कि एक क्लासिक फॉर्म है डिस्प्लेजिया की, जो हमें सबसेट ऑफ MDS में मिलती है, ठीक है, हमें रिंग सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे। अगला है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगी, जो कि हमारी नॉर्मल माइलोपोइसिस के लिए चाहिए होते हैं फैक्टर्स, और ये कंट्रीब्यूट कर सकती है डीरेंज्ड डिफरेंशिएशन, जो कि MDS में हमें मिलती है, कैरेक्टराइज होती है, यानी डिफरेंशिएशन ही डीरेंज होती है ना MDS में, तो वो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। अब इसके अलावा रफली 10% जो MDS हैं उनमें हमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलती हैं, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में आ जाती हैं, TP53 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, जो कोरिलेट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरियोटाइप एंड पार्टिकुलरली पुअर क्लिनिकल आउटकम मिलते हैं। दोनों प्राइमरी MDS और थेरेपी रिलेटेड जो MDS हैं दोनों एसोसिएटेड हैं सिमिलर रिकरेंट, इनमें हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें मोनोसोमीज 5 और 7 है, डिलीशंस 5q 7q एंड 20q, और इसके अलावा ट्राइसोमी 8। तो ये हमें दोनों में प्राइमरी MDS में और थेरेपी रिलेटेड MDS में मिल सकती हैं। अब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में जो मैरो होता है वो एबनॉर्मल अपीयरिंग हेमेटोपोएटिक प्रीकर्सर के साथ पॉपुलेट हो जाता है। तो कुछ जो मोर कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनमें है मेगैलोब्लास्टोइड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स मिलेंगे हमें, जो कि उस मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया को रिजेंबल कर रहे होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोइड फॉर्म्स विथ आयरन डिपॉजिट्स विद इन देयर माइटोकॉन्ड्रिया,
यानी होगी एरिथ्रॉइड फॉर्म, लेकिन उसके अंदर आयरन होगा उनके माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर, तो इनको हम कहते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। ये हमें मिलेंगे। ग्रेन्युलोसाइट प्रिकर्सर्स मिलेंगे विथ एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स, या फिर हमें न्यूक्लियर मैचुरेशन उन ग्रेन्युलोसाइट प्रिकर्सर में या तो एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स होंगे या उनमें न्यूक्लियर मैचुरेशन होगी। और स्मॉल मेगा कैरियोसाइट्स विथ सिंगल स्मॉल न्यूक्लियाई या मल्टीपल स्मॉल न्यूक्लियाई भी हमें मिल सकता है। ठीक है, जबकि मेगा कैरियोसाइट्स में नहीं होता न्यूक्लियाई, लेकिन यहाँ पे हमें ये डिस्प्लास्टिक सेल्स है ना, डिस्प्लास्टिक सेल्स का डिसऑर्डर है, तो इसलिए इस तरह के सेल्स मिलेंगे। अब क्लिनिकल फीचर कैसे, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो रेयर डिस्क्राइब हुआ है, लेकिन इसके एक्चुअली ये इतना ही कॉमन है जितना अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, और ये 15,000 पेशेंट को यूएस में हर साल अफेक्ट करता है। मोस्ट पेशेंट जो है वो 50 to 70 ईयर्स की एज में आते हैं। साइटोपिनियास की वजह से जो है पेशेंट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होता है, उसके सिम्टम अनीमिया रिलेटेड होते हैं और उसको हेमरेजेस भी होंगे। इन रिस्पॉन्स टू द कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी को जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल इसमें पुअर होता है। क्यों? क्योंकि एमडीएस जो है शायद ये अराइज किया है इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टेम सेल डैमेज। स्टेम सेल इसमें डैमेज कर गया तो कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं कर सकती। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एएमएल के अंदर जो है 10 to 40% पीपल में ऐसा होता है कि यही एएमएल में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। प्रोग्नोसिस वेरिएबल है, मीडियन सर्वाइवल टाइम 9 से 29 मंथ्स तक ही बस है, और वर्स है इन केसेस जो कि एसोसिएटेड हैं विद इंक्रीज्ड मैरो ब्लास्ट, यानी जिन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में मैरो में ब्लास्ट सेल बढ़ जाएगा तो वो उसकी बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है। और वो वाले केसेस जिनमें हमें साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ मिले या फिर वो जिनमें TP53 की म्यूटेशंस मिले तो उनकी बहुत ही बुरी प्रोग्नोसिस होगी। अब हम इरफान मसूद से देखेंगे ये टॉपिक माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का। ये ग्रुप है क्लोनल स्टेम सेल का ही डिसऑर्डर है, जिसमें हमें क्या मिलता है, प्रोग्रेसिव मैरो फेलियर हो जाता है और इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हमें इसमें मिलती है। तो ये अंडरगो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इसी की एएमएल में जो हम पढ़ के आए अभी। 10 to 40% केसेस में ऐसा होता है। प्राइमरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम इडियोपैथिक है, जो कि 50 साल की उम्र के ऊपर वाले लोगों में होता है। जो सेकेंडरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है वो हमें पता है कि वो थेरेपी रिलेटेड होता है, इसको थेरेपी रिलेटेड एमडीएस भी कहते हैं। तो ये 2 से 8 साल की उम्र में होता है, जब साइटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी हम पेशेंट को दें या रेडियोथेरेपी की वजह से ये वाला सिंड्रोम डेवलप करता है। ये सबसे ईजी वाला सिंड्रोम है, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसे है कि डिस्प्लास्टिक डिफरेंशिएशन अफेक्ट करती है सारे नॉन लिम्फॉइड लीनिएजेस को, सबको जो है ना ये अफेक्ट करेगी, ये डिस्प्लेसिया जो हुआ है, ठीक है। अब यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। जैसे अब एरिथ्रॉइड में कौन से चेंजेस आएंगे, इस लीनिएज को जब अफेक्ट करेगा तो हमें रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे, यानी उसके माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन मिलेगा हमें। इसके अलावा एरिथ्रोब्लास्ट जो होंगे उनमें आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वही बात, उसी को हम रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि मेगेलोब्लास्टोइड मैचुरेशन भी मिल सकती है, जैसे कि विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी में मेगेलोब्लास्टिक सेल्स मिलते हैं ना बड़े बड़े, तो उस तरह के भी मिल सकते हैं। और न्यूक्लियर बडिंग एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं एरिथ्रॉइड सीरीज़ में। जब ग्रेन्युलोसाइट के हम चेंज देखेंगे, ग्रेन्युलोसाइट में हमारे यूजोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल आ जाते हैं, तो उनमें हमें सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स कम मिलेंगे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उनमें वो कम होंगे। दूसरा टॉक्सिक ग्रेन्युलेशंस होंगी, और डॉल बॉडीज़ की भी प्रेजेंस हमें मिलती है इसमें। ये डॉल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये हमने हर्ष मोहन में भी पढ़ा था कि ये सिंगल या मल्टीपल ब्लू साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की ही रेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये असल में मेटाबॉलिक कोई डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा सूडो पैगुलर हर्ट सेल्स भी हमें मिलेंगे। अच्छा, ये भी बात हमने हर्ष मोहन में पढ़ी थी डिटेल में, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये बातें जो हैं बेसिक में भी नहीं लिखी हुई। तो असल में ये सूडो पैगुलर हर्ट सेल्स जो होते हैं ना, इनको हम एविएटर ग्लासेस भी कहते हैं, एविएटर ग्लासेस न्यूक्लियाई। तो ये जो है हमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं असल में, जिनमें सिर्फ 2 न्यूक्लियर लोब्स होते हैं, यानी इसमें हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इस तरह के सेल्स को हमने ये नाम दिया है। नॉर्मली हमारे न्यूट्रोफिल्स में 3 या 4 लोब्स होते हैं ना, तो इसमें हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, तो इनको हम सूडो पैगुलर हर्ट सेल्स कहते हैं। और फिर जब हम मेगाकेरोसाइट चेंज देखेंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, तो उसमें हमें जायंट प्लेटलेट्स मिलेंगे और पान बॉल मेगाकेरोसाइट्स, यानी मेगाकेरोसाइट्स जिनमें मल्टीपल सेपरेट न्यूक्लियाई होंगे, मल्टीपल से बहुत ज़्यादा, उनको पान बॉल मेगाकेरोसाइट का नाम दे दिया। देखिए फिगर में इसमें ये सूडो पैगुलर हॉट सेल्स दिखाए गए हैं, जिनमें जो है
हाइपोसेगमेंटेड जो है न्यूक्लियाई मिल रहा है हमें न्यूट्रोफिल का। उसके बाद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की WHO क्लासिफिकेशन गिवन है, ये भी हमने हर्षमोहन में पढ़ी थी। नंबर 1 है रिफ्रैक्टरी साइटोपिनियाज विथ यूनिलीनिएज डिस्प्लेजिया, यानी एक लीनिएज की इससे पता चल रहा है कि डिस्प्लेजिया होगा। दूसरा है रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ रिंग सिड्रोब्लास्ट, रिफ्रैक्टरी साइटोपेनिया विथ फिर मल्टीपल लीनिएज डिस्प्लेजिया आ गया। इसके बाद है MDS यानी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम विथ आइसोलेटेड डिलीशन 5q, रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ एक्सेस ब्लास्ट 1, रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ एक्सेस ब्लास्ट 2, और लास्ट है MDS यानी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम अनक्लासिफाइड। तो ये इनकी जो है एब्रीविएशंस भी गिवन है। ये है WHO क्लासिफिकेशन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स की। अब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हमें मिलती हैं कि ये 60 ईयर्स की जो पेशेंट्स हैं, 60 ईयर से ऊपर की एज के, उनमें हमें ये सिंड्रोम मिलेगा। एवरेज जो सर्वाइवल है इससे अफेक्टेड जो पेशेंट है वो सिर्फ 9 to 29 मंथ्स ही सिर्फ ज़िंदा रह सकते हैं, और उनमें हमें पैनसाइटोपिनिया मिलता है, यानी पैनसाइटोपिनिया की वजह से वीकनेस होगी, इन्फेक्शंस होंगे, ब्लीडिंग, यानी जो इनके सारे जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल WBC, वो सारे जो है कम हो जाएंगे। ट्रीट हम कैसे करेंगे? यंग पेशेंट्स को हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, जबकि ओल्डर पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स दे के और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन्स करके ट्रीट करेंगे, यानी होल ब्लड या पार्ट ऑफ ब्लड जो है हम पेशेंट को देंगे। दैट्स इट। माइलोडिस्प्लास्टिक के बाद अगला है माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म। कॉमन जो पैथोजेनिक फीचर है माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म का वो ये है कि इसमें हमें प्रेजेंस मिलेगी म्यूटेटेड कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड टायरोसिन काइनेजेस की, या फिर हमें अदर एक्वायर्ड एबरेशंस भी मिल सकती हैं सिग्नलिंग पाथवे में। तो उसके नतीजे में जो है ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंस होगी, क्योंकि सिग्नलिंग पाथवे में कोई एबरेशन आ गई है जो कि ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंसी की तरफ लीड कर रही है, या फिर हमें एक्टिवेटेड टायरोसिन काइनेजेस में जो है म्यूटेशन मिल सकती है। फिर कह रहा है कि दिस इनसाइट प्रोवाइड्स अ सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स एंड इज़ इम्पॉर्टेंट थेरेप्यूटिकली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, यानी इसमें जो है ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है थेरेप्यूटिकली क्योंकि जब हम इनको टायरोसिन काइनेज के इनहिबिटर्स देंगे तो ये पेशेंट ट्रीट हो सकते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है कि माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ओवर प्रोलिफरेशन होगी। फिर कह रहा है कि न्यूप्लास्टिक जो प्रोजेनिटर्स हैं वो सीड करेंगे सेकेंडरी हमारे हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स के अंदर। ये न्यूप्लास्टिक जो प्रोजेनिटर्स हैं जैसे कि स्प्लीन में चले जाएंगे, लिवर में, लिम्फ नोड्स में, तो उसके नतीजे में हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी जो कि न्यूप्लास्टिक एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से हुई है। वहाँ पे भी जाके ये और ज़्यादा प्रोलिफरेट ही कर रहे हैं। अब 4 मेजर डायग्नोस्टिक एंटिटीज़ रिकॉग्नाइज हुई हैं इसी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर की। एक है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML, दूसरी है पॉलीसाइथीमिया वेरा, तीसरी है प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, और लास्ट है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। अब इनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं ये आगे गिवन है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या CML जो है उसको हमने बाकियों से सेपरेट किया है क्योंकि इसकी एसोसिएशन है विद कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मलिटी, यानी इसमें जो है जो कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मलिटी वो ये है कि BCR-ABL फ्यूजन जीन हमें मिलता है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव BCR-ABL टायरोसिन काइनेज बनाएगा। दूसरा मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है वो है BCR-ABL नेगेटिव माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स। इनमें जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है वो है कि ये एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होती हैं टायरोसिन काइनेज JAK2 के अंदर, जो कि वर्चुअली सारे केसेस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा में भी हमें मिलती है, और 50% प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में भी हमें यही प्रॉब्लम मिलती है, और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में भी। फिर कह रहा है कि कुछ रेयर माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म एसोसिएटेड होते हैं एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस इन द अदर टायरोसिन काइनेजेस। तो अदर वाले कौन से हैं? जैसे कि प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर में भी हो सकती है एक्टिवेटिंग म्यूटेशन, प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अल्फा, इसके अलावा प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा। इन एडिशन सारे जो माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म हैं उनमें वेरिएबल प्रोपेंसिटी है कि ये ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं टू स्पेंट फेज जो रिजेंबल करता है प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस को।
या फिर ब्लास्ट क्राइसिस हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल अक्यूट ल्यूकीमिया की तरह होंगे। दोनों जो है ये कंडीशन, स्पेंट फेज और ब्लास्ट क्राइसिस, ये प्रिजमेबली ये ट्रिगर होती है बाय एक्विजिशन ऑफ सम सोमेटिक म्यूटेशंस। सिर्फ जो CML है, पॉलीसाइथीमिया वेरा और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म है जो है वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है टू मेरिट द डिस्कशन, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। तो माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम्स हम कर रहे हैं कि ये रिजल्ट करते हैं जब क्लोनल एक्सपेंशन हो मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की, ठीक है, उसकी क्लोनल एक्सपेंशन हो जाए। तो ये क्लासीफाई हुई है RBC में जो होगी, अगर इसी की एक्सपेंशन इन सेल्स की, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा हो जाएगा। WBC में होगी तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML। प्लेटिलेट्स में ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, और फाइब्रोब्लास्ट में ये माइलोफाइब्रोसिस कॉज करवाएगा। पैथोमा से भी हम देख लेंगे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। बेसिक प्रिंसिपल्स यही है कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए मैच्योर सेल्स की, जो कि माइलॉइड लीनिएज के हैं, ठीक है। ये डिजीज़ एडल्टहुड की है और ये 50 to 60 ईयर्स की एज में होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है WBC का काउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हाइपर सेलुलर मैरो हमें मिलेगा, बोन मैरो। सेल्स जो होंगे वो सारे माइलॉइड लीनिएज के बढ़ जाते हैं इसमें, और ये क्लासीफाई हुआ है कि उस ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट माइलॉइड सेल प्रोड्यूस, यानी जो सा सेल प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। RBC बढ़ेंगे तो पॉलीसाइथीमिया वेरा कहेंगे। इसी तरह WBC का अलग है, प्लेटिलेट फाइब्रोब्लास्ट, जो अभी हम देख के आए हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें होती हैं वो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होती हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गाउट होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टर्नओवर सेल्स का बहुत ज़्यादा है, बन भी रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि ये मैरो में फाइब्रोसिस करवा सकता है, या फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है अक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर, ठीक है। ये दो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। CML जो है ये प्रिंसिपली जो है ये एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, जो कि 25 से 60 ईयर्स के एज के होते हैं। इसका पीक इंसिडेंस जो है वो 4th और 5th डिकेड ऑफ लाइफ में होता है। 4500 नए केसेस हर साल US में इसके डायग्नोज होते हैं CML के। इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि CML को हम बाकी माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म से डिस्टिंग्विश करते हैं इस तरह के, इसमें जो है हमें प्रेजेंस मिलती है काइमेरिक BCR-ABL जीन की, जो कि डिराइव हुआ है फ्रॉम द पोर्शन ऑफ BCR जीन जो कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर मौजूद होता है, और ABL जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद है। तो इनसे जो है इनके ये जीन्स फ्यूज़ करके BCR-ABL जीन बना देते हैं। ये हमें CML में मिलेगा। तकरीबन 95% जो केसेस हैं BCR-ABL जीन के, वो प्रोडक्ट होते हैं बैलेंस्ड, यानी 922 ट्रांसलोकेशन, जो मूव कर देती है ABL को क्रोमोसोम 9 से टू द पोजीशन 22 साथ वाले BCR के ऊपर। बाकी जो 5% केसेस हैं उनमें BCR-ABL फ्यूजन जीन बनता है, जो कि साइटोजेनेटिकली क्रिप्टिक या फिर कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट्स की वजह से बनता है, जिनमें यानी 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब BCR-ABL फ्यूजन जीन जो है वो ग्रेन्युलोसाइटिक, एरिथ्रॉइड, मेगा कैरियोसाइटिक और B सेल प्रिकर्सर्स और कभी कभार जो है T सेल प्रिकर्सर्स के साथ प्रेजेंट करता है। एज वेल एज़ ये इसके अलावा ये इंडिकेट करता है कि मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि ट्यूमर जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल का ही है, यानी हमारा हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ही ट्रांसफॉर्म हुआ है और उसी में से ये ट्यूमर बना है, क्योंकि ये सारे सेल्स हमें मिल सकते हैं। आल्दो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो हाईली कैरेक्टरिस्टिक है CML में। ये भी 25% केसेस में जो है एडल्ट B सेल ALL एंड स्मॉल सबसेट ऑफ AMLs में हमें मिलेगा। इनमें हमें मिलता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसके अलावा ये CML में बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जैसा कि हमने चैप्टर 6 थर्ड ईयर में न्यूप्लेसिया में पढ़ा था कि BCR-ABL जीन इनकोड करता है एक फ्यूजन प्रोटीन को, जो कि कंसिस्ट करती है पोर्शन ऑफ BCR एंड टायरोसिन काइनेज डोमिनेंट ABL। नॉर्मल माइलॉइड प्रोजेनिटर डिपेंड करते हैं ऑन द सिग्नल्स जो कि जनरेट होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स में से और उनके रिसेप्टर्स में से, जो कि ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर डिपेंडेंसी है CML प्रोजेनिटर्स की, ये हाईली डिक्रीज़ हो जाती है कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल्स की वजह से, जो कि जनरेट हो रहे हैं BCR-ABL में से।
उनसे ये कम हो जाएगी इसकी डिपेंडेंसी फॉर द ग्रोथ फैक्टर। और ये मिमिक करता है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन। यानी यहाँ कह रहा है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स की डिपेंडेंसी है CML प्रोजेनेटर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि BCR-ABL जो है वो इस तरह के सिग्नल्स जनरेट करता है जो मिमिक करता है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर एक्टिवेशन को। इम्पॉर्टेंटली क्योंकि BCR-ABL जो है वो इनहिबिट नहीं करता डिफरेंशिएशन को, तो जो अर्ली डिजीज़ कोर्स है ना वो मार्क्ड होता है। इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन मिलती है रिलेटिवली नॉर्मल ब्लड सेल्स की, पार्टिकुलरली ग्रेन्युलोसाइट्स की और प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा मिलेगी प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें इनहिबिशन नहीं हो रही, इसीलिए ये सेल्स ज़्यादा मिलते हैं अर्ली डिजीज़ में। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग्स में हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती हैं CML में। ल्यूकोसाइट का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 1 लाख सेल्स पर माइक्रोन लीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, सर्कुलेशन में जो सेल्स होते हैं उनमें प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मेटामाइलोसाइट्स और माइलोसाइट्स। जैसे अगर हम फिगर देखें तो इसमें जो है CML दिखाया गया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ये ग्रेन्युलोसाइटिक फॉर्म्स दिखाई गई हैं वेरियस स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन पे। तो इनके अलावा बेजोफिल्स, जूजिनोफिल्स, ये भी सेल्स जो हैं सर्कुलेशन में हमें मिलेंगे, प्रोमिनेंट होंगे। और प्लेटलेट्स भी यूजुअली बढ़ जाते हैं। बोन मेरो को जब हम देखेंगे तो वो हमें हाइपर सेलुलर मिलेगा, क्योंकि जो है उसमें नंबर ऑफ मैच्योरिंग ग्रेन्युलोसाइटिक एंड मेगा कैरियोसाइटिक प्रीकर्सर्स का नंबर बढ़ जाता है। रेड पल्प जो स्प्लीन का है वो इनलार्ज हो जाएगा और वो बोन मेरो को ही रिजेंबल कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रही है। ये बर्जियनिंग प्रोलिफरेशन जो है वो ऑफन कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी लोकल ब्लड सप्लाई को। इतनी ज़्यादा वो बड़ी होगी स्प्लीन, तो उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी और स्प्लीनिक इन्फार्क्ट हो जाएगा। CML की क्लिनिकल फाइंडिंग कैसी होंगी? CML जो है इसका ऑनसेट इंसीडियस होता है। इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक होंगे, यानी कि पेशेंट को ईजिली फटीग होगी, थक जाएगा, वीकनेस होगी उसको, और उसका वेट लॉस हमें मिलेगा। समटाइम्स जो पहला सिम्टम होता है वो